आपको जो पिछले चार्ट्स में रिएक्शंस पढ़े, जो चार्ट नंबर 1 था वो किसका था, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। वहां में माइंड में सेटअप था कि वो 3 तरह का था। एक तो रिएक्शन विथ मेटल जिसमें 2 थे, सोडियम और मैग्नीशियम, ईथर सॉल्यूशन में होता था, और दोनों के मैकेनिज्म क्या थे, अलग थे। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, दोनों में अपना अपना काम अलग होता था। तो अगला हम पढ़े थे एलिमिनेशन, विलोपन अपक्रिया, उसमें एल्कोहलिक KOH हुआ करता था और उसको हम लोगों ने अलग मैकेनिज्म से पढ़ा, वो एक एल्कीन बनाने वाला रिएक्शन था। और 12 हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, नाभिक स्नेह क्रिया, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आके जुड़ के अपने प्रोडक्ट्स दे रहे थे, जिसको हम लोगों ने 12 रिएक्शनों के अंतर्गत पढ़ा। टोटल 15 रिएक्शन पढ़े गए। जब हमारा पहले चार्ट से काम नहीं चल पाता, वो पहला मैप का मतलब जान लो एक जिले का जैसा मैप है, लेकिन अगर आपको दूसरे जिले में घुसना है तो आपको उस जिले से उस जिले को कनेक्ट करना पड़ेगा। उस मैप को मैप से क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा जब नोट को आप कभी चिपकाते हो तो ऐसे रख के चिपका देते हो, नहीं, उसको मैच कराते हो। जब एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच कर जाता है तब हम चिपकाते हैं ताकि नोट सही लगे। ऐसे कंडीशन में आप देखोगे पहले चार्ट में अगर हाइलोएल्केन्स की रिएक्शन है तो उस हाइलोएल्केन से बहुत से प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन अगर वहां पे हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो नहीं बन पाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे चार्ट में एंट्री लेना पड़ेगा। और एंट्री कैसे लेंगे, इसी हाइलोएल्केन के थ्रू। अच्छा, ये हाइलोएल्केन के रिएक्शंस आप ध्यान से करो। एल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनता था कि नहीं, ये तो हम वही बताए हैं जो एलिमिनेशन में आया था। हाइलोएल्केन Na ईथर से एल्केन बनता था, जो 2 पार्ट जुड़ रहे थे। हाइलोएल्केन में KOH या NaOH का नॉर्मली देते थे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अल्कोहल बनता था। ये तीनों वही क्या है, पुराने वाले। एक रिएक्शन विथ मेटल का उठाया है, एक एलिमिनेशन का उठाया है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उठाया। ये तीनों से हम यहाँ एंट्री मार सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ के बाद में ये कहता है, इधर हमारा एक और स्पेशली चार्ट है, इस मैप को भी देख लो, यहाँ से भी हमारे रिएक्शन हैंडल किए जाएंगे। इसमें हम आते हैं नीचे, कहीं कहीं पे हमने O लिखा है ब्रैकेट में, कहीं कहीं पर H लिखे हैं। O का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, मतलब जो हमें ऑक्सीजन दे या हमको ऑक्सीडाइज कराए। अगर कोई सबस्टेंस किसी दूसरे चीज को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीजन दे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को हाइड्रोजन दे, मतलब रिड्यूस करे। जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों में 2 तरह के, जिसको हिंदी में हम क्षमता नहीं बोलते, क्योंकि पावर तो अलग की बात है, कारक बोलते हैं। क्षमता का मतलब पावर होता है, उसकी कैपेसिटी अलग चीज होती है। आपने सेल रिएक्शन में पढ़ा होगा कि हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें आक्सीकारक और अपचायक क्षमता के बारे में बताया गया कि एक बढ़ता है और एक घटता है। आक्सीकारक में 2 तरह के, कुछ प्रबल हैं और कुछ दुर्बल है, मतलब कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। स्ट्रांग का मतलब होता है कि उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, वो 1-2 स्टेप तक ऑक्सीडाइज कराने में सक्षम होते हैं, और जो वीक होते हैं वो केवल 1 स्टेप तक ही करा पाते हैं। अर्थात अब समझना है कि मान लीजिए हमें कभी एल्कोहल पे है और हमें एसिड पे पहुंचना है, तो एक ही बार में 2 टिकट का कटा दो, ये 2 स्टेशन है ना, बीच में एक स्टेशन क्रॉस करके इस स्टेशन पे पहुंचना है, तो हम एक ही साथ अगर एक टिकट लेते हैं यहीं के डायरेक्ट कि हमको एल्कोहल से डायरेक्ट कहां पहुंचाए, तो कितने स्टेप क्रॉस करने पड़ रहे हैं, 1, 2। और जब भी 2 स्टेप आप क्रॉस कराओगे तो आपको कौन से लेने पड़ेंगे, स्ट्रांग वाले में से। नाम भी आपको पता होगा, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो आपको इनऑर्गेनिक में नाम पढ़ना बताए होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये 2 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं। ये आपको 2 स्टेप तक ऑक्सीडाइज कराते हैं, मतलब इनको जब लोगे आप ऑक्सीडेशन में तो 2 स्टेप तक आपको करा देंगे। लेकिन ये लोग वीक होते हैं, वीक वाले क्या करते हैं, 1 स्टेप तक कराते हैं। आप 1 स्टेप कराओ या 2 स्टेप कराओ, इनको अगर लिख देते हो तो क्लियरिटी आ जाती है, नहीं लिखते हो तो खाली सिंबल बना दोगे कि हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो भी आपका मान लिया जाएगा रिएक्शन में कि ऑक्सीडाइज कराया गया है। अब आपने अगर 2 स्टेप जंप कराया है तो वहां टीचर को समझ जाना चाहिए कि स्ट्रांग लिया गया होगा। अगर 1 स्टेप जंप कराया है तो टीचर को समझना चाहिए कि वो वीक लिया गया है। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि हम 1 स्टेप जाने के 2 स्टेप, तो आप चाहो तो इसमें से यूज कर सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अपचायक। अपचायक का मतलब जो दूसरे का अपचयन करे, रिड्यूस करे। और ऐसे कंडीशन में भी 2 है, स्ट्रांग और, जैसे आप देख रहे होगे अगर हम कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल में जाएं, दोनों पे रिड्यूस करना पड़ रहा है। यार ये एरो बताया ना, कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड में जाने के लिए रिड्यूस,
एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाने के लिए रिड्यूज। अब तुम्हें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल, तो इसके मतलब 2 बार आपको जस्ट रिड्यूज करना है, तो वहां पे हम कौन सा यूज कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग। और अगर मान लीजिए आपको एक ही स्टेप में काम करना है, मतलब यहां से सिर्फ यहां जाना है या यहां से यहां जाना है, तो हम क्या लेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, वो एक स्टेप तक आपको रिड्यूस कराएंगे। और बाकी इधर के बताते हैं कि एल्कीन का अगर HX से एडिशन रिएक्शन कराया जाए तो हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एल्केन से अगर हम सनलाइट के प्रेजेंट में HNO को हम सनलाइट बोलते हैं, हाइलोजिनेशन कराएं, X2 का मतलब जान रहे हो, X माने ClBrI, तो उसमें Cl2Br2 अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे हाइलोजिनेशन होता है, जिसको हाइलोजनीकरण करते हैं और हेलो एल्केन बनता है। एल्कोहल में अगर KX और H2SO4 लिया जाए, KX मतलब X के जगह ClBr कुछ भी हो सकता है, और उसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए तो हेलो एल्केन बनता है। अच्छा, इस चार्ट का सबसे खास बात है कि एक तो हम लोग वर्टिकल पढ़ते हैं, वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज, नीचे आओ, आप एल्काइन से एल्कीन में आ सकते हो, कैसे, रिडक्शन के थ्रू। एल्कीन से एल्केन में भी आ सकते हो, कैसे, एल्केन से एल्कोहल में आ सकते हो, ऑक्सीडेशन, ओ आ गया है। एल्कोहल से एल्डिहाइड में आ सकते हो, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड से एसिड में आ सकते हो, वापस भी जा सकते हो। एसिड से एल्डिहाइड में आ सकते हो, रिडक्शन। एल्डिहाइड से एल्कोहल, रिडक्शन। और एल्कोहल से एल्केन में भी रिडक्शन। इसके आगे आप नहीं जा सकते ऊपर। इस कंडीशन में ये तीनों आप उसी पहले चार्ट में पढ़ के आए हो, लेकिन कभी हाइलो एल्केन से अगर एल्कीन बन गया तो एल्कीन से हाइलो एल्केन, मतलब एल्कीन से हाइलो एल्केन उल्टा बनाना पड़े तो हम बना सकते हैं। मतलब हाइलो एल्केन से एल्कीन भी बनता है और फिर एल्कीन से हाइलो एल्केन से एल्केन भी बनता है और एल्केन से फिर हाइलो एल्केन बनता है। हाइलो एल्केन से हम एल्कोहल भी बना सकते हैं और एल्कोहल से फिर चाहे तो हाइलो एल्केन बना सकते हैं। और ये सेकंड चार्ट हमारे ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को हैंडल करेगा। हम देखते हैं कि कैसे इनके मैकेनिज्म को जानते हैं, एक एक करके हम बता रहे हैं। पहला बताने जा रहे हैं, ऊपर देखो एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन हो जाता है। उसमें हम लोग एल्काइन अगर लिखे तो सबसे छोटा एल्काइन आपको यही पढ़ाया गया है, जिसको एसिटिलीन कहते हो। और अगर आईपीएससी में लिखो तो 2 कार्बन एथ और आइन जोड़ देंगे तो एथाइन। आईपीएससी में एथाइन कहते आए हो, C2H2। या अगर हम सिंपल नाम में अगर एक जगह देखें तो वहां नाम लिखाए होंगे एसिटिलीन। इसी का नाम क्या रखा गया है, एसिटिलीन। अच्छा, हम यहां पे बात करें इनका, अगर हमें माइंड में कब चल रहा है कि हम एल्कीन में जाना चाहते हैं। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन मतलब, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन। रिडक्शन में एक स्टेप आ रहे हो तो इसमें से हमें ये यूज करना होता है, कौन वाला, H2। मतलब अब चाहे हम एरो पे लिख दें और चाहे प्लस करके लिख दें, वो बात एक ही होता है। मैकेनिज्म ध्यान से समझना कैसे काम करता है, कैसे हम एल्काइन से एल्कीन में आते हैं। मतलब जब हमें ट्रिपल से डबल में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एल्काइन से एल्कीन में आना मतलब ट्रिपल से डबल में आना। और ट्रिपल से डबल में आने में चार्ट करा है कि तुम्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने का मतलब हमें रिडक्शन में से कोई लेना पड़ेगा। और एक स्टेप की बात हो रही है तो हम H2 यहाँ यूज करते हैं। आपके अलग की टॉपिक है कि अगर इस रिएक्शन को तेज करना चाहते हो तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है जिसका नाम निकिल होता है। निकिल नहीं रखोगे तब भी रिएक्शन सही होता है। निकिल का काम क्या है, कैटेलाइज करना, उत्प्रेरक का कार्य करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो हम मान लीजिए निकिल नहीं लिखते हैं तो मतलब हमारा रिएक्शन धीरे चलेगा, निकिल डाल देंगे तो रिएक्शन तेज चलेगा। मतलब निकिल का काम रिएक्शन को डिस्टर्ब करना नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की बात होती है। तो अक्सर करके चूंकि रिएक्शन कम समय में पूरा हो जाए, जल्दी कंप्लीट हो, हाई रेट के साथ रन करे, इसलिए हम कैटलिस्ट का यूज किया करते हैं। और हमने कल यही क्वेश्चन बोला था ना कि रिडक्शन में कौन सा मेटल यूज होता है, निकिल यूज होता है। जब आप रिड्यूस करते हो तो निकिल का यूज किया जाता है। क्या होता है मैकेनिज्म में, हाइड्रोजन के बीच, आप ध्यान से देखना, H के बीच बॉन्ड होता है। H2 आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। ये बॉन्ड पहले ब्रेक होता है। सोचोगे सर ब्रेक कहाँ, कौन ब्रेक कराता है? हम जब इसको रिएक्शन को कराते हैं तो एक वेसल में कराते हैं, एक बर्तन में कराते हैं। इनको ऐसे रूम में छोड़ दोगे तो रिएक्शन नहीं करेंगे। टक्कर सिद्धांत के अनुसार आप लोग जानते होंगे, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटर में आपको बेहतरीन बताया जाता है कि रिएक्शन होने के लिए या क्रिया होने के लिए टक्कर होना अति आवश्यक है। बिना टक्कर के अब क्रिया, और वहां एक बात और बताई गई कि टक्कर हो जाना अब क्रिया का कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट मिल जाए। मतलब टक्कर होने से अब क्रिया हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ही टक्करों पे अब क्रिया हो पाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानते हैं। तो आप इन दोनों को अगर इस रूम में छोड़ दो, मान लो एथाइन को मतलब एसिटिलीन को और हाइड्रोजन को इस रूम में छोड़ दो, तो क्या दोनों रिएक्शन कर लेंगे? दोनों लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के बाद भी रिएक्शन
नहीं करते क्योंकि उनका प्रभावी टक्कर नहीं होता, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। तो इनको हम लोग एक बर्तन में बंद करते हैं। बर्तन मतलब कोई भी वेसल लेते हैं और उस पात्र में इसको बंद कर देते हैं। दोनों गैस है, बंद नहीं करोगे तो उड़ जाएंगे। और उसको नीचे से हम करना क्या कर देते हैं, गर्म। जब हम गरमाएंगे लैब में तो गर्म करने पे इनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेगी, ये बहुत तेजी से लड़ेंगे और लड़ने के बाद तब ये बांड टूटेगा। मतलब ये हाइड्रोजन का बांड कौन तोड़ने में कौन सहायक होता है, हीट। मतलब रिएक्शन में आपको गर्म इसलिए करना पड़ता है ताकि उनके मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक वो एटम नहीं बनेगा, और जब तक वो एटम या आयंस नहीं बनेंगे तब तक वो रिएक्शन, केमिस्ट्री शुरुआत में बताए होंगे, परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अब क्रिया करता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस which participate in reaction but not freely exist, but molecule is just opposite। अणु इसका जस्ट उल्टा होता है। ये हाइड्रोजन का अणु है या परमाणु, H2 है बाबू, बांड बन चुका है, अणु है। जब खाली H रहता है तब परमाणु रहता है, जब H2 हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अणु हो जाता है। अणु रिएक्शन करता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, कहेगा हम रिएक्शन नहीं करते, हमारा नेचर नहीं है। रिएक्शन कौन करता है, एटम, मॉलिक्यूल नहीं करते। और ये मॉलिक्यूल है तो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा, एटम में। एटम में कब बदलेगा, जब ये बांड टूटेगा, और ये बांड तब टूटेगा जब आप इसे गर्म करोगे। इसीलिए हम इसको बर्तन में लेके गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये निकल जाएगा कि नहीं, दोनों लोग H निकल के एक H यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है इस कार्बन के साथ और एक H इस कार्बन के साथ, और ये बॉन्ड एक घट जाता है तो कितना बच जाएगा, डबल। आप सोचोगे सर को बॉन्ड कम हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 जब एक एक हाइड्रोजन था तब 3-3 बॉन्ड की जरूरत थी, लेकिन जब एक एक हाइड्रोजन और आ गया तो अब कितने बॉन्ड की जरूरत है, 2 ही बॉन्ड की जरूरत है। उसकी संयोजकता 2 ही बॉन्ड में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए आपके ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको दिमाग में ये पहला मैकेनिज्म याद रखना है कि जब जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब एल्काइन से एल्कीन में लाना होगा, तो हम उसे H2 से रिड्यूस कराएंगे, हाइड्रोजन से रिड्यूस कराएंगे। हम उस रिएक्शन को तेज करने के लिए निकेल मेटल का यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का कार्य जो रिएक्शन को तेज करता है, और आपका प्रोडक्ट बन के आता है CH2 डबल बॉन्ड, नाम एथिलीन। अगर हम कहें तो सिंपल नाम है, लेकिन चाहे तो उसको हम आईपीएससी में एथीन भी कह सकते हैं। 2 कार्बन एथीन लगा देंगे तो दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हो, दूसरा मैकेनिज्म पे हो। फिर ये कह रहा है कि अगर तुम डबल बॉन्ड पे हो तो सिंगल पे भी आ सकते हो, सेम मैकेनिज्म, सेम रिड्यूसिंग। कहां से आ सकते हो, डबल, एल्कीन मतलब डबल, एल्केन मतलब सिंगल, तो डबल से सिंगल मतलब अगर तुम्हें कहीं एल्कीन पता है CH2 डबल बॉन्ड, जिसको आप एथीन कह रहे हो आईपीएससी में, या नॉर्मली इसको क्या कह दो, एथिलीन। एथिलीन को या एथीन को, दोनों इसी का नाम है। और इसमें अगर हम H2 का रिएक्शन दें, कोई जरूरी नहीं कि हम प्लस करके ही लिखें, हम चाहे तो यहाँ पे एरो पे भी लिख सकते हैं। और कौन से मेटल का यूज करेंगे, मेटल नहीं भी लिखोगे तो रिएक्शन गलत नहीं होगा, बस ये है कि तुम्हारा रिएक्शन बहुत स्लो चलेगा। यहाँ पे वही बॉन्ड होगी, H2 जो मॉलिक्यूल है वो पहले गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो आप गर्म कर रहे हो उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, मतलब H एटम बनेगा, एक एटम यहाँ पे एडजस्ट होगा और एक एटम, तो क्या बन जाएगा ये, और ये भी, क्योंकि एक बॉन्ड फिर कम हो जाएगा, 3-3 हाइड्रोजन हो गया तो फिर एक के बॉन्ड की जरूरत है ना, मतलब ये आपके एथेन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एथेन। तो आप 2 मैकेनिज्म तो बेहतर समझ गए होंगे। ट्रिपल कहीं पर भी है, डबल में आ जाएगा, तब आएगा जब हम H2 से रिड्यूस करेंगे। डबल है तो सिंगल में आ जाएगा। इसके नीचे आते हैं एल्केन से एल्कोहल में जाने के लिए। एल्केन, कोई भी एल्केन आपके पास है तो ये प्राइमरी एल्कोहल में फॉर्मेशन देता है। तीसरा मैकेनिज्म, नीचे चल रहा है एकदम कॉलम वाइज, ये एल्केन है कि नहीं, अब इससे छोटा एल्केन तो आता नहीं है। एक ही कार्बन का एल्केन सबसे छोटा होता है, नाम होता है मेथेन। अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करें, क्या करें कि रिड्यूस करें, या वो शुरू हो गया, ओ मतलब ऑक्सीडाइज करना है, आप एरो पे ओ लिख दोगे, ऑक्सीडाइज का सिंबल बन गया। इसका मतलब ये इसको एक ऑक्सीजन दे रहा है। क्या दे रहा है, वो ऑक्सीजन कैसे इसको एल्कोहल में बदलता है वो मैकेनिज्म याद रखो। वैसे हम लोग तैयार कैसे रखते हैं, एक कार्बन का एल्केन एक कार्बन के एल्कोहल में चेंज होगा, एक कार्बन का एल्केन एक कार्बन का एल्केन है,
तो एक कार्बन के अल्कोहल में जाएगा। एक कार्बन का अल्कोहल कौन होता है? हमने बताया था कि वहां नाम कार्बन गिन गिन के, एक कार्बन का अल्कोहल, दो कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन का एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड, इस तरह याद रखोगे तब रिएक्शन आपका बहुत अच्छा चलता है। एक कार्बन का एल्केन मेथेन कन्वर्ट हो जाता है एक कार्बन के अल्कोहल में, एक कार्बन का एल्केन कन्वर्ट हो जाता है एक कार्बन के अल्कोहल में, कब? ऑक्सीडाइज के थ्रू। ऑक्सीडाइज का हमने सिंबल बना दिया, द वन कार्बन एल्केन, वन कार्बन कंटेनिंग एल्केन कन्वर्टेड इनटू वन कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन। नाम मेथिल अल्कोहल, यही नाम सिर्फ है। मेथेनॉल भी कह सकते हैं इसको आईपीएससी में, तो हम चाहे मेथिल अल्कोहल कहें सिंपल में, चाहे मेथेनॉल कहें आईपीएससी में, हम तो दोनों के लिए फ्री होते हैं। जो नाम आपको समझ में आए वो लिख सकते हो। ये सोचो हुआ कैसे होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ के एक हाइड्रोजन को ले लेता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। कक्षा 11 में अगर आपने विद्युत ऋणात्मकता शब्द पढ़ा होगा तो तत्वों में फ्लोरीन की ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने में बहुत माहिर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज गेन करता है। ऐसे कंडीशन में वो यहाँ के एक हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेता है तो बना लेता है OH। अब यहाँ बचा क्या, और फिर आके एडिशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ जाता है तो बन जाता है अल्कोहल। मतलब एक कार्बन का अल्कोहल एल्केन एक कार्बन के अल्कोहल में जाएगा, कार्बन घटेगा बढ़ेगा नहीं। अब दो कार्बन का एल्केन रहता था, दो कार्बन का अल्कोहल, तीन कार्बन का एल्केन रहता तो तीन कार्बन का अल्कोहल बनता। जितने कार्बन के एल्केन उतने कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। अब आते हैं अगला चौथा, अगर अल्कोहल आपके पास है तो उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो किस में जाएगा? एल्डिहाइड। हम कोई जरूरी नहीं कि एक कार्बन का अल्कोहल ले, हम दो कार्बन का अल्कोहल लेते हैं। दो कार्बन का अल्कोहल आपने बहुत पढ़ा है, एथिल अल्कोहल। क्यों? दो कार्बन का अल्कोहल होगा, और अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये चार्ट हमें बता रहा है कि तुम दो कार्बन के अल्कोहल पे हो। अभी किस स्टेशन पे बैठे हो? अल्कोहल वाले स्टेशन पे बैठे हो अभी, दो कार्बन लेकर, और दो कार्बन के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो चार्ट कह रहा है कि नॉर्मल ऑक्सीडाइज अगर किए आप, नॉर्मल किए, नॉर्मल के लिए खाली वो लिख दो, नॉर्मल मान लिया जाता है। जब ज्यादा करना होगा तब ये दोनों में से कोई दिखाना पड़ेगा, एक ठू कोई। तो नॉर्मल कर रहे हो तो दो कार्बन के किस में पहुंचेगा? एल्डिहाइड में पहुंचेगा। अब दो कार्बन का एल्डिहाइड कौन होता है? अब नहीं याद रहेगा तो नहीं बना पाओगे। दो कार्बन का अल्कोहल दो कार्बन के एल्डिहाइड में, नाम क्या होता था? एसिटल डिहाइड। अच्छा, एक कार्बन का अल्कोहल लिए होते था, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनता फॉर्मल्डिहाइड। तीन कार्बन का अल्कोहल लोगे, तीन कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। आप बोलोगे सर मैकेनिज्म इसका बता दीजिए कैसे हुआ होगा। इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एच यहां से, इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। ओपन स्ट्रक्चर मतलब ये वाला, ये ऑक्सीजन यहां से दो हाइड्रोजन को निकालता है। कितने हाइड्रोजन को? ऑक्सीजन के एक लेफ्ट एक राइट, और वाटर बन के अलग हो जाता है। इसकी ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? दो चाहिए। दो निकालने के लिए एक तो यहां से निकालता ऑक्सीजन वाला, और एक यहां से निकालता है, तो इनके बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दो जगह से अगर निकल रहा है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? और देखोगे उसमें भी एक जगह से हाइड्रोजन निकलता था, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकलता था एलिमिनेशन में, तो बॉन्ड डबल हो जाता था। अब चूंकि यहां से भी एच निकल गया और यहां से भी एच निकल गया तो बीच में तो बॉन्ड डबल ही हो जाएगा। लेकिन अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, CH3, ये इकट्ठा पढ़ो, CHO। समझ में आया कैसे वो काम किया है? मतलब वो ऑक्सीजन आया है, एक हाइड्रोजन यहां से खींचा है, ये पहले सिंगल था, ऐसे था अल्कोहल, एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और एक यहां से निकाला, और बीच में बॉन्ड क्या करा दिया, और ये पूरा CHO है। क्या है? अब बन गया CH3 CHO, मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड। बट मैकेनिज्म अगर आपको भूल भी जाता है तो वो लैंग्वेज याद रखना। क्या लैंग्वेज? कि दो कार्बन का अल्कोहल दो कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है वो जाने, बट दो कार्बन का अल्कोहल दो कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एक कार्बन का एल्केन एक कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जितने कार्बन नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, ये नॉर्मल किए हो आप, ध्यान से देखना। अगला, हम यही C2H5OH ले रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे हम KMnO4 ले रहे हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है कि नहीं? लेकिन स्ट्रांग है। ये कहेगा बाबू देखो ये तो दो कार्बन का अल्कोहल तुम्हारा है, जिसको आप क्या कह सकते हैं? हाँ, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, कोई नाम लिख सकते हो। नाम लिखने में आप फ्री हो, चाहे जनरल लिखो या IPSC लिखो। हमने एथेनॉल लिख दिया है, और यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं? KMnO4, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? अल्कोहल आपका एल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ पहुंचाएगा। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, दो बार ऑक्सीडाइज
कहाँ पहुंचा देगा? मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन के एसिड में जाएगा, और 2 कार्बन का एसिड कौन होता है? ये 2 कार्बन का एसिड है, नाम एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड, राइट। सिंपल में हम एस्टिक एसिड बोलते हैं, आईपीएससी में एथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो आपका 2 कार्बन का अल्कोहल कहाँ पहुंच गया? मतलब नॉर्मल ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन के एल्डिहाइड में जाएगा, हाईली ऑक्सीडाइज करोगे 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन के एसिड में जाएगा। जब किताब में छपा रहता ना इतना इतना, तो समझ में नहीं आता ये क्या है, ये कैसे हो गया। मतलब केमिस्ट्री ये जान तो अगर किसी अनजान आदमी को इसे दिखाओ ना तो खुद नहीं समझ पाएगा इतना ऐसे कैसे हो गया। ये वही समझ पाता है जिसको पूरी की पूरी मैकेनिज्म और चार्ट आती है। हम समझ रहे हैं कि ये कैसे हुआ है, अगर हम इसको हटाएंगे तब क्या होगा, इसको रखेंगे तब क्या होगा, कम स्लो में करेंगे तो क्या होगा, फास्ट में करेंगे तो क्या होगा, ये चीजें समझ में आया। अगला मैकेनिज्म देखो, हम सभी का एग्जाम्पल ही करा रहे हैं बाबू। ये हमारे पास लिखा है CH3CHO, हमने नॉर्मल ऑक्सीडाइज डाला है, बोलो क्या बनेगा? एक रिएक्शन लिखा है HCHO, HCHO का मतलब फॉर्मल्डिहाइड। सिंपल में हम इसको क्या बोल रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल भी बोलते हैं। और नॉर्मल ऑक्सीडाइज कर रहे हो, स्टेशन को समझो, आप HCHO कहां पे बैठे हो अभी हो? HCHO मतलब तुम अभी एल्डिहाइड पे हो, और अभी 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड पे हो, वो 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, और तुम उसे ऑक्सीडाइज करा रहे हो। ऑक्सीडाइज कराओगे तो किस में चला जाएगा? 1 कार्बन के एसिड में जाएगा। 1 कार्बन का एसिड कौन होता है? फार्मिक एसिड, मतलब फार्मिक एसिड बनेगा। क्लियर हो? अच्छा, यहां पे हम KMNO4 लगा दे तब क्या होगा? हाईली होगा। लेकिन एल्डिहाइड से हाईली लगा कहां ले जाओगे? फिर भी वही पहुंचेगा वो, मतलब इसके नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भी वही आता है। मतलब हाईली करोगे तब भी और स्लोली करोगे तब भी, दोनों कंडीशन में वो एसिड में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसके नीचे हाईली होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर एल्कोहल में हो तब लो हाई में फर्क है, लो कराओगे तो एल्डिहाइड में आएगा वीकली, और स्ट्रांगली कराओगे तो एसिड में आएगा। जैसे आपकी जरूरत होती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। मतलब एक के बार लखनऊ टिकट ले लेना है कि यहाँ से गोंडा, गोंडा से फिर लखनऊ लेना है, वो अपने हिसाब से टिकट लिया जाता है जैसे कि जरूरत होती है चार्ट के थ्रू। वापस चलते हैं, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, क्या लिखा है ये? एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का एसिड है? 2 कार्बन के एसिड है। और 2 कार्बन के एसिड में अगर हम रिड्यूस करें तो क्या बनेगा? चार्ट के अकॉर्डिंग अभी तुम एसिड पे हो और तुम रिड्यूस कर रहे हो तो एसिड से वही ऊपर उठ रहे हो, एल्डिहाइड में जाओगे। क्या कार्बन का एसिड है? 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड ही होता है। लेकिन अच्छा, बन क्या गया? इसका नाम क्या है? एथेनॉल। AL है बाबू, OL नहीं है, एथेनॉल, या तो फिर एसिटल्डिहाइड कहो। लेकिन अगर यही CH3COOH में कहीं गलती से LiLH4 ले लिए तो कहेगा कि हम भैया अल्कोहल तक पहुंचाएंगे, आपको 2 बार रिड्यूस कराएंगे। 2 कार्बन का एसिड किस में चला जाएगा? 2 कार्बन के अल्कोहल में। मतलब आपका यही एस्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एथिल अल्कोहल। तो अपने हिसाब से समझ जाओगे ना चार्ट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जाना है। अगर हम लोग 1 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं, 1 कार्बन के एल्डिहाइड का नाम फॉर्मल्डिहाइड, आईपीएससी नाम मेथेनॉल। रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस। और वो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं PDH2। PDH2 देख रहे हो? रिड्यूस। हाँ, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए PDH2 का यूज किया जाता है, प्लेडियम H2, प्लेडियम H2। अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखा जाए तो ये कहाँ पहुंचेगा? 1 कार्बन के अल्कोहल में। 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का अल्कोहल, ये पड़ा है 1 कार्बन का अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम? तो हमने आगे पीछे को पूरा बताया है। अच्छा, एक चीज आप और देख सकते हो, जैसे कि अल्कोहल से एल्केन में जाना। ये कितने कार्बन का अल्कोहल है? और इसको हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। रिड्यूस का मतलब जैसे कि उसमें से कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, लाइक ZnHCl ले लो, या तो फिर सिंबल बना देना, वही सफिशिएंट है। रिडक्शन का सिंबल बना दिया मतलब रिड्यूस हो रहा है। अगर ये लिख ले गए तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो बताए ना कि रिडक्शन हो रहा है। और अगर 2 कार्बन का एल्कोहल रिड्यूस होगा तो कहा जाएगा? एल्केन में। और 2 कार्बन का एल्केन तो 2 कार्बन का एल्केन नहीं होता है, एथिल अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें?
एथेन में। समझ में आ रहा है? ये हमने इसको अभी मैकेनिज्म के थ्रू बताया एक एक करके। आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस के दौरान इसको लिख लिए होगे तो उसको करना शुरू कर दो। हो गया? अच्छा, अब देखते हैं हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली तो हम लोगों ने हर एक का एग्जांपल देखा कि कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। हैलो एल्केन को कहां पहुंचा सकते हैं जी? एल्कीन में। हैलो एल्केन को कहां पहुंचा सकते हैं? एल्कीन में। कैसे? एल्कोहलिक KOH। इधर के जो तीनों रिएक्शन है ये पिछले चार्ट से जोड़ रहे हैं, ये तीनों पिछले चार्ट का है। इसके मैकेनिज्म को आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि विकल्प क्लास की हो। कोई भी हैलो एल्केन लेके देखो, हैलो एल्केन याद है? ओ CH3 CH CH3Br, ये सब हैलो एल्केन ही होते हैं। नाम क्या होता है? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। फ्रेम है आइसोप्रोपिल का और ब्रोमाइड हेड है। अगर हम इसमें KOH लें लेकिन एल्कोहल के साथ, अब चाहे एल्कोहल लिख दो, चाहे कोई एल्कोहल का नाम लिख लो, चाहे कोई मॉलिक्यूल फार्मूला, अब जैसे एल्कोहल लिख दोगे, जैसे वहां लिखा है एल्कोहल, तब भी हो जाएगा। C2H5OH भी एल्कोहल होता है, कोई भी एल्कोहल, या यही प्लस करके लिख दो। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मैकेनिज्म याद आ रहा है? यहाँ का K यहाँ के Br को निकालेगा तो, और यहाँ का OH अल्फा हाइड्रोजन। अब चाहे इधर से निकाल सकते हो, दोनों ही किनारे पड़ेगा तो H2O बना देता है। मान लीजिए इधर से निकाला तो यहाँ बचा क्या? CH3, यहाँ बचा CH और यहाँ बचा CH2। इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे? और ये नाम है प्रोपीन। सिंपल में प्रोपिलीन कहोगे, प्रोपिलीन, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये C3H6 है, प्रोपीन है। आपका कोई भी हैलो एल्केन किस में बदल जाता है? इन वाले में, डबल वाले में। मतलब कोई भी हैलो एल्केन एल्कीन वाले में चला जाता है जब हम ये रिएक्शन देखते हैं, जबकि इस मैकेनिज्म को अपने पिछले चार्ट में पढ़ा। Na ईथर वाले को आप ध्यान से देखो। अगर हम CH3I लिख दें, छोटा सा हैलो एल्केन, नाम मेथिल आयोडाइड, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएं Na ईथर वाला, तो इसका रूल बोलता है कि आपको 2 हैलो एल्केन करने होंगे, 2 सोडियम, दोनों आयोडीन को रिड्यूस करेगा तो 2Na, और CH3 2 बचेंगे, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, बन के तैयार हो गया एथेन। एन वाला, एन माने एल्केन। ये कहता है कि हैलो एल्केन का Na ईथर कराओगे एल्केन में कन्वर्ट होगा, हैलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH से कराओगे इन वाले में चला जाएगा, डबल बॉन्ड वाले में चला जाएगा। और यहाँ तो एक और जानते थे, तीसरा, कोई भी हैलो एल्केन हम अगर लेते हैं और उसमें सिंपल KOH डालते हैं, सिंपल, एल्कोहल के साथ नहीं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये OH आता है, Cl को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, और ये क्या बन जाता है? और जो यहाँ का Cl निकला वो K के साथ, नाम इसका क्या था? नियोब्यूटिल क्लोराइड। अब बना है क्या? नियोब्यूटिल अल्कोहल। इसका कोई और नाम? IPSC या क्या होगा? देखो ये OH है, ग्रुप का कार्बन ये बना, इसको चैन में लेते हुए सबसे लंबा 3 का मिला, ये बन गया परफिक्स 1 2 3, 2 पे आ रहा है अल्कोहल, 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल। IPSC क्या बनेगा? 2 मेथिल प्रोपेन 2-आल। चाहे तो IPSC भी लिख सकते हैं, बट सिंपल याद है तो क्या कौन जाएगा करने। ये तीनों पिछले चार्ट का है कि नहीं? अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर पिछले चार्ट को इस चार्ट में क्यों डाल दिए? क्योंकि जब तक दोनों चार्ट जुड़ेगा नहीं तब तक तुम कनेक्शन कैसे, अपने रिएक्शन को भगाओगे। मान लीजिए कभी गलती से पहले चार्ट से दूसरे चार्ट में आना है या दूसरे से पहले में जाना है, तो दोनों के सटे रहने चाहिए ना। मतलब वहां से हम रिएक्शन करके चलेंगे, नहीं काम पूरा हो पाएगा तो उसके थ्रू चले आएंगे दूसरे वाले में, दूसरे में ढूंढेंगे कि कहाँ हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और हम लोग दूसरे में भी सफर करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग 2 देशों के सड़कों को जोड़ा जाता है। मतलब जैसे इंडिया वाला खुनुआ जाके आया है तो नेपाल वाले खुनुए ला सटाए हैं, खुनुआ से 1 किलोमीटर लंबे ना लगे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जब ट्रांसपोर्टिंग होगी तो दोनों सटे नहीं रहेंगे तो फिर लेन देन कैसे हो पाएगा। इसलिए ये तीनों रिएक्शन वो पहले ही चार्ट के हैं। ये है इलिमिनेशन, ये है रिएक्शन विथ मेटल, और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीनों के एग्जांपल आपको हमने एक बार रिकॉल भी करा दिया। लेकिन इस तीनों से उल्टा बनाने के लिए, बाई चांस जैसे तुम हैलो एल्केन से तो एल्कीन बना ले रहे हो, लेकिन एल्कीन से हैलो एल्केन बनाना है उल्टा,
तो इस रिएक्शन को आप पलट नहीं सकते, उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म एल्कीन से हैलो एल्केन बनाने का। देखते हैं क्या है, इसी का कन्वर्जन है। आप इस एल्कीन को लो और इसको बनाओ, देखो कैसे बना रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये आपका एल्कीन है कि नहीं? अभी तक ये था हैलो एल्केन और आपने एल्कोहलिक एसिड से क्या बना दिया था, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला। अब तुम्हें एल्कीन से हैलो एल्कीन में ले जाना है, तो ये कहता है तुम एडिशन रिएक्शन कराओ HX से। किससे? HX का मतलब HCl HBr HI जो भी लेना है। अब जैसे तुम्हें Br चाहिए तो आप क्या ले लो, HBr, सिर्फ सिंपल HBr और कुछ नहीं चाहिए। ये कहता है कि यहाँ का हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा। HBr की बॉन्डिंग ऐसे होती है केमिकल बॉन्ड में, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, जैसे HCl होता है, जैसे H2 होता है, ऐसे HBr होता है। गर्म करते हैं तो H और Br क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वो दोनों जाके जुटेंगे, एक ठू यहाँ एक ठू। मार्कोनी ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनका एक रूल है कि H वहीं पे जुड़ता है जहां पे H ज्यादा होता है, H वहीं जुड़ेगा जहां H एक इस देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जुड़ते हैं। जैसे कि H2 आता था तो H2 में दोनों हाइड्रोजन निकलते थे, वहां याद आ रहा है, एल्कीन से एल्केन, डबल से सिंगल में जाने के लिए। अब डबल से सिंगल में जाने के लिए हम H2 से रिएक्शन कराते थे, H2 से H दोनों H से निकलता था, तो एक H यहाँ देते थे, एक H यहाँ देते थे, बॉन्ड सिंगल कर देते थे। लेकिन इस बार तो H2 नहीं है ना, H तो नहीं है, HBr है, या जिसको HX बोला है। HX का मतलब HCl HI HBr, अब उसमें से H निकलेगा और Br निकलेगा, तो उसमें एक के H है, एक तो हाइड्रोजन है Br, हो सकता है Br रहे, Cl ले लोगे तो Cl रहेगा, I ले लोगे तो I रहेगा। इसमें H उसे दोगे जहां H, तो इन दोनों में कहा दोगे, H इस पे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, और इस पे क्या दोगे, तो Br देने का। चूंकि इसमें देने में इसे जोड़ दिए, लेकिन यहाँ Br देने के लिए तो तुम्हें बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा ना, उसमें कहा दे दो, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, और इधर क्या था, बन गया कि नहीं वाला। मतलब आपका एल्कीन फिर एल्केन में, हैलो एल्केन में चला आया। लेकिन हैलो एल्केन से एल्कीन में जाने के लिए एल्कोहलिक OH इलिमिनेशन है, वहीं पे एल्कीन से फिर हैलो एल्केन में आने के लिए रिटेन HX एडिशन है। HX मतलब X के जगह पे तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, Br Cl I में से जो तुम्हें चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। और एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म, HBr के बॉन्ड टूट रहे हैं, उसमें H वहां पे जा रहा है, उस कार्बन पे जा रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और Br वहां पे जा रहा है जहां हाइड्रोजन। आगे चल के हम चौथे चार्ट में इसका एक एंटी मार्कोनिक ऑफ पढ़ाएंगे। ये मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ मतलब होता है, यहाँ पे अगर H2O2 ले लो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो रिएक्शन उल्टा हो जाता है। तब H वहां जाता है जहां H कम होते हैं, और ब्रोमीन वहां जाता है, या सी क्लोरीन वहां जाता है जहां पे H क्या ले लेने पर, H2O2, उसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और वो चीजें हम चौथे चार्ट में ले जाएंगे। तो अभी तो तुम चौथे चार्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो माइंड में बस इतना ही सेट रखो कि जब भी एडिशन रिएक्शन आएगा तो H वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा होंगे। मतलब दोनों डबल बॉन्ड के किनारे जो कार्बन लिखे हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो किनारे कार्बन है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस पे हाइड्रोजन जाएगा, और जिस पे कम होगा उस पे हैलोजन जाएगा। हैलोजन का मतलब ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन जो भी आपका प्रेजेंट है। अगला ये कह रहा है कि तुम्हारे पास हैलो एल्केन से Na ईथर का रिएक्शन करा के एल्केन बना रहे हो, दैट इज हैलो एल्केन कन्वर्टेड इनटू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर। लेकिन अगर तुम्हें एल्केन से फिर हैलो एल्केन बनाना है तो तुम्हें X2 का मतलब होता है Cl2। जैसे ये देखो, ये क्या है, मान लो CH4 है, ऐसे एल्केन है कि नहीं, है सबसे छोटा एल्केन, और तुम्हें कहाँ जाना है, तो इसमें तुम्हें रिएक्शन कराना पड़ेगा X2 का मतलब Cl2 हेलोजिनेशन में सबसे बेहतर कार्य करता है। और ये X2 जो कराना है वो HNu में कराना है। HNu का मतलब सनलाइट, चाहे ऐसे सनलाइट लिख दो और चाहे फिजिक्स का सिंबल है, आपको पता होगा सनलाइट का मतलब होता है फोटान, और फोटान की एनर्जी होती है HNu, इसलिए HNu लिख दो तो मतलब हो जाता है कि जिसको क्वांटा बोलते हो, फोटान बोलते हो, या एनर्जी बोलते हो। हमने आपको लाइट जब इंटर में पढ़ाया तो बताया ना कि लाइट दो तरह से होती है, एक पार्टिकल नेचर और एक, अगर हम वेव नेचर को छोड़ दें, जो पार्टिकल नेचर निकल रहा है, जो उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन पार्टिकल का नाम क्या है, क्वांटा या फिर फोटान। मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी का एक पैकेट, एक बंडल, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, HNu। तो हम लोग वहां पे HNu भी लिखते हैं। HNu कहीं पर भी लिखाओ, ये न्यू क्या है जी, H मतलब प्लांक कांस्टेंट, और न्यू जो बनाते हैं ना वो ऐसे बनाते हैं, इधर है इधर दोनों मोड़ दो,
एक ही तरफ दोनों मोड़ दोगे V को तो न्यू कहा जाता है, और न्यू एक फ्रीक्वेंसी को शो करता है जो कि फिजिक्स का टर्म है। तो आप सनलाइट लिखना हो तो सनलाइट लिखो, एच न्यू लिखना है तो एच न्यू लिखो, दोनों का मतलब सेम। इसमें क्या होगा, आपका ये Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, और अपना एक क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो वहां से हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ के एक क्लोरीन से, ये पहले क्या था मेथेन एल्केन, बन क्या गया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड एक हाइलो एल्केन होता है, मतलब आपका तुरंत एल्केन हाइलो एल्केन में चला जाता है। लेकिन हाइलो एल्केन से एल्केन में लाने के लिए अलग बात है, एन्ने ईथर रिएक्शन विथ मेटल के थ्रू, और जबकि हम एल्केन से हाइलो एल्केन में ले जाने के लिए हाइलोजिनेशन, जिसको हाइलोजनीकरण कहते हो हिंदी में, ये वाली रिएक्शन से। ये सबसे सिंपल रिएक्शंस। किसी भी हाइलो एल्केन को अल्कोहल में ले जाना है, वो कहता है KOH या NaOH से रिएक्शन करा दो, OH आके जुड़ के उसको निकाल देगा और वो अल्कोहल में बदल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि कहता है कि अगर तुम्हें फिर से अल्कोहल से हाइलो एल्केन में लाना है, जैसे तुम्हारे पास ये क्या था हाइलो एल्केन, आपने KOH या NaOH को यूज किया, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट से क्या बन गया अल्कोहल। अल्कोहल के मैकेनिज्म में आपको बताया गया होगा, ये OH देता है, OH आके यहाँ बैठ जाता है। और लेकिन अब उल्टा तुम्हें ये मिलेगा, वो बनाना है, तो फिर ऐसा नहीं कि रिएक्शन ऐसे तीर उधर कर दो हो गया, हाँ रूल के अकॉर्डिंग। कुछ लोग सोचते हैं तीर को घुमा दो वो बनने लगेगा, ऐसा नहीं होता बाबू। हम इस बार क्या ले रहे हैं, आपका अल्कोहल ही ले रहे हैं, उसी अल्कोहल को, और हमें अब क्या चाहिए हाइलो एल्केन चाहिए। हाइलो एल्केन के लिए वो बोलता है भाई KX ले लेना और प्लस H2SO4 ले लेना, KX और KX मतलब K के बाद में X, चाहे Cl चाहे Br, चाहे तुम्हें क्या चाहिए तो KCl लो ना, जब Br चाहिए तो KBr ले लेना, I चाहिए तो KI ले लेना, और प्लस H2SO4, तब जाके आपका बन पाएगा रिपीट हाइलो एल्केन। कैसे बनता है ध्यान से देखना, यहां का एक ही H2SO4 एक एसिड होता है, अम्ल होता है, अम्ल का काम होता है हाइड्रोजन को रिलीज करना, वहां का एक हाइड्रोजन इसके OH से वाटर बनाता है, तो वहां से OH को निकाल दिया कि नहीं, वाटर बन के निकाल दिया। अब यहां का Cl उस जगह को कवर करता है, तो क्या बन जाएगा और यहां अभी बचा HSO4, अभी H2 नहीं बचा, एक H गया है, HSO4 और यहां का बचा K, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे KHSO4 का नाम पढ़े हो कभी, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब बाई भी लगा सकते हो, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम, इसको हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। आपने देखा था कि जब हमने हाइलो एल्केन लिया था तो KOH से सिंपल रिएक्शन करा के हमने अल्कोहल में बदल लिया, दैट इज हाइलो एल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। लेकिन जब हमें अल्कोहल को हाइलो एल्केन में बदलना हुआ तो हम इसको उल्टा नहीं कर पाए, KCl और H2SO4 से लिए और वो तुरंत अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या बना दिया हाइलो एल्केन। मतलब हाइलो एल्केन को लेकर तुम एल्कीन एल्केन या अल्कोहल भी बना सकते हो, और उल्टा एल्कीन एल्केन अल्कोहल को लेकर हाइलो एल्केन भी बना सकते हो। हाइलो एल्केन से इन तीनों में आ जाते हैं या इन तीनों से फिर हाइलो एल्केन में भी जा सकते हैं, लेकिन रिएक्शन के मैकेनिज्म अलग है। दैट इज सेकंड चार्ट कंप्लीट। तो वो आप प्रैक्टिस कर लो उस पर, और फिर हम दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग लगा पाएंगे।